अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन 45 दिन नहीं हुए और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इस देश के ऊपर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा तो वो बचेगा नहीं। सत्ता में अब बात करते हैं आपकी सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की। याद है ना आपको ये तस्वीर, कैसे आईएसआईएस का अब्दुल मतीन ताहा ने हिंदू वेश रखा और विघ्नेश बन गया ताकि पकड़ा ना जाए। सत्ता की एक कुंजी एनआईए से मिली जानकारी पर आधारित है। यह ब्लास्ट याद है आपको? बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे लंच टाइम में ब्लास्ट हुआ था। यह डराने वाली घटना थी। एजेंसियों ने इसकी जांच गहराई से की और अब धमाके का मास्टरमाइंड 42 दिनों के बाद पकड़ा गया है। सोचिए, बेंगलुरु में ब्लास्ट होता है और इसके तार वहां से 1800 किलोमीटर दूर बंगाल में कोलकाता के पास मिलते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आईएसआईएस के निर्देश पर बम विस्फोट करने वाला आतंकवादी नाम बदलकर बंगाल में छिपा हुआ था। वो हिंदू नाम रखकर जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। यह वीडियो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का हम आपको दिखाने वाले हैं। यह देखिए जरा, उस दिन का बारूदी दृश्य याद कीजिए। रामेश्वरम कैफे में जब लोग खाना खा रहे थे, इसी दौरान आईडी बम विस्फोट होता है। उस दिन 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। सोचिए साजिश कितनी बड़ी है और आतंक का जाल कहां से कहां तक फैला हुआ है। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आज कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के नाम आपको बताते हैं। पहला है अब्दुल मतीन ताहा और दूसरा है मुसाफिर हुसैन शाजिब। एनआईए के मुताबिक अब्दुल मतीन ताहा इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। अब्दुल मतीन ताहा ने पूरा प्लान तैयार किया था और मुसाफिर हुसैन शाजिब ने कैफे में आईडी रखा था। इन्हें डर था कि कर्नाटक में ये पकड़े जा सकते हैं। इन्हें अपने आईएसआईएस वाले आकाओं से यह आदेश मिला था कि बंगाल में नाम बदलकर आराम से रहें, और इन दोनों ने किया भी यही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का साफ साफ कहना है कि रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के पीछे शिवमोगा के आईएसआईएस मॉड्यूल का हाथ है। इसको भी आज डिकोड करेंगे। पहले आपको दोनों आतंकियों के बारे में बताते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट, क्योंकि आपको अलर्ट रहना जरूरी है। कहीं आपके आसपास, आपके नजदीक, आपके बगल में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा तो संदिग्ध नहीं है। एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल मतीन अहमद ताहा की उम्र सिर्फ 30 साल है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसने बंगाल में अपना नाम विघ्नेश रखा था। फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा था। विघ्नेश नाम से फर्जी आधार कार्ड भी इसने बनवाया हुआ था। यह सब इसलिए ताकि जांच एजेंसियों को शक ना हो। वहीं दूसरा नाम है मुसाफिर हुसैन शाजिब। इसकी उम्र भी 30 साल बताई जा रही है। बेंगलुरु के कैफे में आईडी बम इसी ने रखा था। यह मोहम्मद जुनैद के नाम से बंगाल में रह रहा था। इस पर भी 10 लाख रुपए का इनाम था। मुसाफिर हुसैन शाजिब ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। सोचिए 30 साल की उम्र और इतनी कट्टरता, इतना जहर कि ये दोनों आईएसआईएस के रजिस्टर्ड स्टैम्प्ड आतंकवादी बन गए। इनका ब्रेन वॉश किया गया था। इन्हें कट्टरता के प्रवचन सुनाए गए थे जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और मानते थे कि असली आजादी तब मिलेगी जब भारत में शरिया कानून स्थापित हो जाएगा। बेंगलुरु ब्लास्ट पर हमने 2 वीडियो कुंजी भी बनाई। इन तस्वीरों को आज रिवाइंड कर देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आप यह जान पाएंगे कि 1 मार्च को बेंगलुरु में कैसे आईएसआईएस ने लंच ब्रेक को बम ब्रेक बना दिया। ऐसी संदिग्ध गतिविधियां कभी आपको दिखाई दें तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए और इस रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा। पहले यह ब्लास्ट आपके सामने हो रहा है। कैफे में लोग खाना खा रहे हैं, अचानक यहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यह देख रहे हैं आप। अब जरा इसकी डिटेलिंग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। यह धमाके का वीडियो लंच के दौरान होता है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगे। ठीक इससे पहले की तस्वीर भी देखिए। इस तस्वीर में एक शख्स इडली लेकर, यह देखिए, इडली लेकर जा रहा है, लेकिन दिमाग में ब्लास्ट की पूरी तैयारी है। इडली लेकर जाते हुए दिख रहा है। एनआईए के मुताबिक यह तस्वीर आतंकी की है। वो कैफे में इडली सर्व करने के नाम पर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। वहीं कैफे के बाहर मौजूद आरोपियों की यह तस्वीर एनआईए ने जारी की थी। ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें।
यह भी ब्लास्ट से पहले की। वैसे तो यह पूरा खेल आईएसआईएस के शिवमोगा मॉड्यूल से जुड़ा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आतंकियों को वहां आईएसआईएस की तरफ से ट्रेनिंग मिली होगी, या फिर सारे आदेश वहीं से मिल रहे होंगे, कमांड सेंटर वहीं होगा, कमांड सेंटर से ही बंगाल जाने के निर्देश भी मिले थे, जिसके बाद एनआईए को सुराग मिले और इनकी गिरफ्तारी बंगाल से हो गई। इस पूरे मामले में बंगाल का नाम आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के नेता टीएमसी को इस बहाने घेर रहे हैं, वहीं टीएमसी इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के विदिन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ, उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। The very fact that the hands of law have started moving, the culprits have been caught. That is something which will be encouraging to those who believe in democracy. India is a great country. Bengal is a famous part of that. Whether a criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you will learn. सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है? क्या इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो धरने पर बैठ जाती है जब एनआईए कार्रवाई करती है? देखिए, भाजपा को आरोप करने की जो वो एक आदत सी बन गई है। ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की, तो इसको अब भाजपा को घुमाना है। अब इस तरीके से घुमा के लोगों को गुमराह करने की फिर वही कोशिश। देश की अंदरूनी सुरक्षा लेकर तृणमूल का जो रवैया रहा, ये कोई भी स्वाभाविक समाज में एक्सपेक्टेड नहीं है। पश्चिम बंगाल एक सेफ पैसेज है अलगाववादी शक्ति के लिए, एक सेफ हेवन है, लेकिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है। स्टेट पुलिस का क्रेडिट है जो एनआईए के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 2 घंटे के अंदर पूरा नेटवर्क कर लिया है और पकड़ लिया है। तो भाजपा का जो दूसरे स्टेट्स है तो वहां पे जो सब क्रिमिनल वहां से पकड़ा जा रहा है। अब कौन समझाए इनको कि टेरर पॉलिटाइजेशन नहीं बल्कि टेरर अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। एनआईए के मुख्य आरोपी की पहचान ऐसे ही नहीं हुई है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद एनआईए मास्टरमाइंड तक पहुंची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ताहा हमेशा टोपी पहनता था जो उसने चेन्नई में रहने के दौरान खरीदी थी। इस केस में जितने भी संदिग्ध पकड़े गए उनका कनेक्शन कर्नाटक के शिवमोगा से जरूर मिला है। एनआईए के शिवमोगा मॉड्यूल को लेकर कहा जाता है कि यहां कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जाता